नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने और चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो है जीके जिस से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सब प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आप लोग का भी जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा चलाया जा रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का स्पेशल क्यूज एंड पीडीएफ प्लान से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली 50 प्रश्नों का क्यूज मिलता है रात्रि 9 बजे। साथ में उन 50 प्रश्नों का पीडीएफ भी मिलता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और साथ में अगर अभी आप ज्वाइन होते हैं तो मात्र 49 रुपये में जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो एग्जाम चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। अदरवाइज ये पीडीएफ अगर आप अलग से खरीदते हैं तो 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न और लास्ट तक देखेंगे, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इससे पहले ही आपको बता दिए। साथ में इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी जो आप लोग जो है डायरेक्ट जो है आप लोग सीधे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है आपका करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यूएनडीपी हो जाएगा। यूएनडीपी कहें तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी देशों को मजबूत नीतियों, कौशल भागीदारी और संस्थानों को विकसित करने में मदद करता है ताकि वो अपनी प्रगति को बनाए रख सके। और मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जो है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा जो है प्रकाशित होने वाला वो एक वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट है। इसके अलावा यूएनडीपी है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती है। और पहला जो एचडीआर है वो आपका 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अमर्त्य सेन के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किन 2 बैंकों पर जो है आपका जुर्माना लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इन 2 बैंकों पर जो है आरबीआई के द्वारा जुर्माना भी हाल ही में लगाया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर आपका 26.70 लाख रुपए का और एनबीएफसी पर जो है आपका 3.10 लाख का जुर्माना जो है आपका लगाया गया था। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म स्थान डैश है। तो इसका राइट आंसर आपका वाराणसी होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनका नाम जो है मणिकर्णिका तांबा रखे गया था, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनका जो विवाह है झांसी के राजा गंगाधर राव न्यालकर के साथ जो हुआ। इसके अलावा उन्हें स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान जो है उसके नेतृत्व गुणों और युद्धों के लिए जाना गया। शिष्टाचार नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने झांसी को आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो है ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व करने वाले सर ह्यूग रोज ने कहा कि वह विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष है और सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 18 जून 1858 को जो है ग्वालियर में उनका निधन हो गया और ग्वालियर में ही उनका समाधि स्थल भी है। तो आशा करते हैं कि आगे के एग्जामों में पूछा जा सकता है कि उनका समाधि स्थल कहाँ है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से भी एक है। अगला है कि 1857 का जो विद्रोह आपका मेरठ में शुरू हुआ था वह किसने शुरू किया था, उसका आपका पूछा गया था। तो सिपाही मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा कब किया गया था, तो 18 मई 1857 को। इसके अलावा यह आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था, मेरठ से शुरू हुआ था। फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अंततः जनता की भागीदारी हासिल की। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के कारण की बात करेंगे तो तत्कालीन कारण जो था चर्बी वाला कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर अधिक जोर जो है आपका दिया गया था। सिपाही जो मंगल पांडे थे वो आपके बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
इसके अलावा 9 मई 1857 को जो है मेरठ में 85 सैनिकों ने राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। विद्रोह को कई नाम, सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है दामोदर विनायक के द्वारा, और लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है आपका वायसराय बन गए थे। इससे पहले आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा जो है प्रयोग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राजा टोडरमल हो जाएगा। राजा टोडरमल जो है मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1580 में कराधान की दहसाला प्रणाली शुरुआत की। यह प्रणाली पिछले 10 वर्षों में विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन पर आधारित थी। राज्य का हिस्सा औसत उपज का 1/3 था। मुगल साम्राज्य के अधिकांश प्रांतों में दहसाला प्रणाली को अपनाया गया था, सिवाय उन प्रांतों के जो मुख्य रूप से मुस्लिम थे। दहसाला प्रणाली पिछली प्रणालियों की तुलना में अधिक कुशल और न्याय संगत कराधान प्रणाली थी। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि राज्य को राजस्व का उचित हिस्सा मिले, साथ ही किसानों के हितों का भी रक्षा हो। दहसाला प्रणाली भी अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल समाज की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में से एक था। अगला जो है वह पूछा गया कि विच रीजन हैज़ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया? तो राइट आंसर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन राइट आंसर होगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज a type of agriculture in which a piece of land is used for quite some years until the fertility is dropped. After some years, farmers leave that land and move to the new plots. This cultivation is mainly done over a large part of northeast India. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एज पर सेंसस 2011 मेल लिटरेसी रेट कितना था? तो मेल लिटरेसी रेट था आपका 82.14% और ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 74.04% और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 65.46% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर आपका इंदिरा पॉइंट होगा। देश का सबसे दक्षिण बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपेबल में स्थित है और भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु और सुमात्रा इंडोनेशिया से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस स्थान का दौरा करने के बाद जो है इस स्थान का नाम जो है इंदिरा पॉइंट रखा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गैर न्याय संगत है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 37 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गैर न्याय संगत है। 37 के अनुसार इस भाग 3 में निहित उपबंध किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने की और उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित किया जाएगा। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली की बात करेंगे तो इमली में जो है आपका टार्टारिक अम्ल जो है पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल जो है खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होते हैं, तो उसी प्रकार इमली में जो है टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि सेव में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता, तो सेव में जो है आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। दूध की बात करेंगे तो दूध में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू की रस की बात करेंगे तो नींबू के रस में जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है। अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर भी आपका खट्टा ही होता है, तो इसमें भी आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। विनेगर की बात करेंगे तो विनेगर में जो है आपका एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में साल 1976 से पहले क्या नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका मौलिक कर्तव्य की सूची राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में साल 1976 से पहले जो है
मौलिक कर्तव्य की सूची नहीं थी। साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में नागरिक के 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और संविधान में प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसके अलावा जो है एक मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब जाकर 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट श्रृंखला का जो है भारत के किस राज्य से शुरू होता है। हालांकि विस्तार पूछा गया तो ये गुजरात से शुरू होता है। प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर 1600 किलोमीटर के विस्तार में 1,60,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सीमा गुजरात से शुरू होती है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, जो निरंतर और केवल दर्रों के माध्यम से पार किए जाते हैं। इसके अलावा जो है अनायमुडी जो है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है। तो आपसे पंडित विश्वमोहन भट्ट का आपका जन्म स्थान ही पूछा था, तो राजस्थान ही इसका राइट आंसर होगा। इनका संबंध मोहन बीना से है। इनको जो है मोहन बीना जो वाद्य यंत्र है उसके आविष्कारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जन्म जो है आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था और 1994 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि टी.एच. विनायकराम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो टी.एच. विनायकराम का संबंध जो है घटम से है, तो घटम इसका राइट आंसर होगा। इनका पूरा नाम थे टाकुडी हरिहर विनायकाम है, जिन्हें बिक्कू विनायकाम के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय तबला वादक हैं, घटम के देवता के रूप में जाने जाते हैं। घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं, उन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यही सभी प्रश्न जो है आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम क्यों जो पीडीएफ प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जीके जीएस में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। साथ में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का अलग से अगर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 25 रुपये देना होगा। अगर ये परचेस करते हैं तो इसमें ही आपको मिल जाएगा। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। इसके अलावा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।